हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हिंदी पैडागोजी की यहाँ पे एक क्विक और शॉर्ट मैराथन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और ये जो वीडियो आप लोगों की होने वाली है ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 के आपके सिलेबस को यहाँ पे टारगेट करेगी। अगर आपने लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में हिंदी भाषा का चयन किया है तो हिंदी पैडागोजी को कंप्लीट कवरेज के लिए ये एकमात्र वीडियो आपको बहुत मदद करने वाली है, जिसके अंदर मैं 20 मिनट के अंदर आपके सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। इसी तरीके से मैंने आप लोगों के साथ कल इंग्लिश पैडागोजी की वीडियो भी शेयर की थी, जो कि आप लोगों के द्वारा बहुत पसंद की गई है। और जिन भी कैंडिडेट ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको एक मैराथन की प्लेलिस्ट मिलेगी, सीटेट मैराथन 2023। उसके अंदर आप वीडियोस देख लीजिए। जो वीडियो आपके काम की होगी आप उस वीडियो से अपने टॉपिक को कवर कीजिएगा। अब चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में और एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने कमेंट सेक्शन में यहाँ पे फर्स्ट कमेंट यहाँ पे पिन कर दिया है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे हिंदी पैडागोजी की बात करूँ या फिर किसी भी विषय की पैडागोजी की बात करूँ तो देखिए बातचीत सेम होती है, बस भाषा का यहाँ पे फ़र्क हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हिंदी भाषा की बात करूँ तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना होगा कि भाषा क्या है, भाषा की यहाँ पे प्रकृति क्या होती है, यानी कि जो आपका लैंग्वेज होता है उसका नेचर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले भाषा का आप प्रयोग किसके लिए करते हो। अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं तो देखिए अभी मैं आपके सामने यहाँ पे वीडियो जो है ये पेश कर रही हूँ, और इस वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने मन के भावों को आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम भाषा की मदद से अपने विचारों का यहाँ पे आदान प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए भाषा की मदद से हम किसी भी समाज के अंदर रह पाते हैं। तो भाषा कैसी है, भाषा एक सामाजिक प्रकृति रखती है, समाज में आपको एक तरीके से अस्तित्व देने में मदद करती है। इसके अलावा देखिए हर भाषा में, हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ सिंबल होते हैं, कुछ ना कुछ संकेत होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलेंगे इनमें आपको इन शब्दों को ढूंढना है। तो ये शब्द आपके टैग वर्ड की तरह से भी काम करते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आपको किसी भी भाषा का नॉलेज हो जाता है, किसी भी भाषा का ज्ञान हो जाता है, तो इससे आपको ज्ञान प्राप्ति भी हो जाती है। और कहते हैं कि बच्चों को हमें बहुभाषी बनाना है, यानी कि मल्टीलिंगुअल बनाना है। अब देखिए मल्टीलिंगुअल बनाने का फायदा क्या, अगर बच्चे को एक से ज्यादा भाषा आएगी तो बच्चा उसे संसाधन के तौर पे प्रयोग कर पाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो लिपि होती है वे क्या होती है। लिपि यहाँ पे जो हमारी भाषा होती है इसका लिखित रूप होता है, यानी कि रिटन फॉर्म माना जाता है किसी भी लैंग्वेज का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिपि क्या होती है तो आप बोलेंगे लिपि भाषा का क्या है, एक लिखित रूप। साथ ही साथ अगर हम किसी भी भाषा की बात करें, किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो भाषा कैसी होती है, नियमबद्ध व्यवस्था इसके अंदर होती है, यानी कि इसके अंदर कुछ सिस्टम चल रहे होते हैं और ये सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। अब देखिए हर भाषा का अपना अपना व्याकरण होता है और उसी के हिसाब से उसमें काम चलता है। तो यहाँ पर जो भाषा होती है वे एक तरीके से नियमों के साथ आपका गठित होती है, नियमों के साथ यहाँ पे चलती है। इसके अलावा देखिए अगर हम भाषा की बात करें तो ये जो भाषा होती है ये परिवर्तनशील होती है। जैसे जैसे आप नई सोसाइटी में, आप नए समाज में जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, तो देखिए आपके रहन सहन, आपके बोलने चालने में, हर चीज में यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाषा कैसी होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। जो लैंग्वेज होती है वह कैसी होती है, नेचर वाइज डायनेमिक होती है। अब देखिए भाषा को हम अर्जित भी कर सकते हैं, एक्वायर भी कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी मातृभाषा को करते हैं। और दूसरा ये एक सामाजिक वस्तु भी है, जैसे जैसे आप नई नई सोसाइटी के कांटेक्ट में आएंगे आप नई चीजें यहाँ पे सीखते रहते हैं। अब देखिए इन शब्दों का यूज क्या है, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में या फिर अपने करेक्ट आंसर को ढूंढने में ये वाले जो शब्द हैं आपको यहाँ पे मदद करेंगे। अब देखिए अगर मैं भाषा की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो किसी भी भाषा को सीखने के दो तरीके होते हैं। या तो आप भाषा का अर्जन कर लीजिए या भाषा का अधिगम कर लीजिए, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन या लैंग्वेज लर्निंग, जैसे कि मैंने इंग्लिश पैडागोजी में भी आपके साथ डिस्कस किया था। अब देखिए भाषा का जो अर्जन करते हैं वो किस तरीके से किया जाता है, ये आपका अचेतन तरीके से किया जाता है। अब देखिए अगर मैं
आपसे कहूँ कि आपने जो अगर आपके घर में जो भाषा बोली जाती है, जैसे मान लीजिए हिंदी हो गई या कोई भी और भाषा जो आपके घर में बोली जाती है, मैं पूछूं कि आपने कैसे सीखा, तो आप कहेंगे हमने सीखा नहीं, हमारे घर में आसपास जो भी लैंग्वेज बोलते थे, हम धीरे धीरे जैसे बड़े हुए हमें वो लैंग्वेज अपने आप ही आ गई। तो यानी कि आपने इस भाषा को अचेतन तरीके से सीखा। इसके अलावा जब हम किसी भाषा का अधिगम करते हैं तो चेतन मन से उस चीज़ को सीखते हैं, पूरे हम कॉन्शियस तरीके से उस चीज़ पे एफर्ट लगा के हम उस चीज़ को। इसके अलावा यहाँ पे अभी अगर हम अर्जुन की बात करें तो ये कैसी है, ये यहाँ पे स्वाभाविक तरीके से, एक तरीके से नेचुरल तरीके से, यहाँ पे प्राकृतिक तरीके से सीखा जा सकता है। इसमें आपको कोई भी औपचारिक तरीके से सीखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे अधिगम करते हैं, किसी भी चीज़ का लर्निंग करते हैं, तो ये कैसा होता है, ये पूरा नियमबद्ध होता है। इसमें आप ग्रामर सीख रहे हो, आप पूरे रूल सीख रहे हो, आप किस तरीके से प्लेस करते हैं, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर में हिंदी बोली जाती है और स्कूल में जाके मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तो इंग्लिश में मैं यहाँ पे पूरे ग्रामर भी सीखूंगी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सबको सीखूंगी। बट जो मैंने भाषा घर में सीखी, इसमें मैंने इस तरीके से कोई आपकी व्याकरण नहीं सीखी, बस मुझे सेंटेंस जो है अपने आप आ गए। तो ये कैसी है, ये यहाँ पे स्वाभाविक तरीके से हम सीख लेते हैं, जबकि ये नियमबद्ध होती है। इसके अलावा यहाँ पे अर्जुन की अगर हम बात करें तो ये अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं, कोई भी फॉर्मल सिचुएशन नहीं होता। घर में सीख रहे हो, दोस्तों से सीख रहे हो, माता पिता से सीख रहे हो, भाई बहन से सीख रहे हो, ये अनौपचारिक तरीके से सीखा जाता है। जबकि अधिगम जो होता है पूरे औपचारिक तरीके से, आप प्रॉपर स्कूल जाते हो, एक यूनिफॉर्म होती है, आपके एक टीचर होती है, आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, तो इस तरीके से सीखते हैं। अगर हम अर्जुन की बात करें तो हम अपनी मातृभाषा को अर्जित करते हैं, जबकि अगर हम अधिगम की बात करें तो जो दूसरी भाषा होती है, सेकेंड लैंग्वेज होती है, उसको हम सीखते हैं। अब आपके एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि ये जो अर्जुन है और अधिगम है, इन दोनों में जो मुख्य अंतर है वो क्या है। इन दोनों में मुख्य अंतर होता है यहाँ पे परिवेश का, यानी कि आप किस तरीके का एनवायरमेंट दे रहे हो, यानी कि आप औपचारिक तरीके से सिखा रहे हो यहाँ पे, या अनौपचारिक तरीके से सिखा रहे हो, या फिर आप नियमबद्ध तरीके से सिखा रहे हो, या फिर आप स्वाभाविक तरीके से सिखा रहे हो, ये सब चीजें यहाँ पे निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अर्जुन और अधिगम में क्या अंतर है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि अर्जुन और अधिगम में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि भाषा परिवेश का यहाँ पे एक तरीके से अंतर है। परिवेश का मतलब क्या होता है, जो हम एनवायरमेंट देते हैं, जो हम वातावरण देते हैं। अब देखिए, जब भी आप किसी भी भाषा की पैडागॉजी करो, किसी भी लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट की करो, तो आपको ये चीज़ें देखनी है। जैसे कि चॉम्स्की ने हमें यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम किसी भी भाषा को सीखते हैं, और ये हमें जन्मजात मिलता है। और साथ ही साथ इन्होंने हमें सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट दिया कि एक बच्चे के अंदर एक इनबॉर्न यानी कि जन्मजात क्षमता होती है कि वो किसी भाषा के व्याकरण को सीख सकता है, अगर उस भाषा का उसे परिवेश दिया जाए, एनवायरमेंट दिया जाए। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि चॉम्स्की ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें चॉम्स्की ने दिए थे। अब देखिए, जब हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, ये पता होनी चाहिए। तो देखिए, हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है। हमारा भारत जो है एक सेकुलर कंट्री होती है, तो देखिए यहाँ पे किसी भी भाषा को हम राष्ट्रभाषा नहीं बोल सकते। तो हिंदी जो है एक आपका ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे मानी गई है, एक राज्य भाषा यहाँ पे मानी गई है। अब देखिए, अगर आप किसी भी भाषा की बात करें तो उसके कौशल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश में हम इंग्लिश जब हम सिखाते हैं तो हम लैंग्वेज स्किल देखते हैं, तो यहाँ पर हम भाषा कौशल देखते हैं जो कि 4 है, LSRW। वही पैटर्न जो कि इंग्लिश पैडागॉजी, संस्कृत पैडागॉजी, हर पैडागॉजी में आपका यहाँ पे भाषा से संबंधित यही ऑर्डर आपका फॉलो किया जाता है। और ये माना जाता है कि एक टीचर को, एक शिक्षक को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी कि जो यहाँ पे श्रवण हो गए, इसके अलावा पठन, लेखन, ये सारे जो कौशल है इसी ऑर्डर में आपको सिखाने, जो कि यहाँ पे बताया है। अब देखिए, यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जितने भी आपके कौशल हैं, ये चारों, इसको यहाँ पे 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक ऐसे कौशल जिनको आप ग्रहण करते हो, जिनको आप क्या करते हो, किसी और से एक्वायर करते हो, जिसको आपका क्या बोला जाता है, जिसको यहाँ पे निष्क्रिय कौशल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव नहीं होता। तो देखिए,
देखिए यहाँ पे सुनना, जब आप किसी की बात को ग्रहण कर रहे हो, और जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो यानी कि पठन कौशल, इन दोनों को यहाँ पे निष्क्रिय कौशल माना जाता है यानी कि ग्रहणात्मक कौशल माना जाता है। दूसरा जो टाइप है वो होता है अभिवृत्ति। अब देखिए अभिवृत्ति यानी कि जब आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो, जब आप कोई नई चीज़ यहाँ पे उत्पाद कर रहे हो, तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें लेखन। जब आप किसी चीज़ को लिख के किसी को समझाओगे तो लिखते हुए आप अपने मन के भाव को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो यहाँ पे इसमें आप अभिव्यक्त कर रहे हो। दूसरा होता है बोलना। जब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, अब देखिए जरूरी नहीं है कि बोर्ड में जितना लिखा है मैं उतना ही बोलूँगी, ऐसा भी हो सकता है मैं उतना ही बोलूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ ऐड करके भी बोलूँ। तो यहाँ पर हम अभिवृत्ति किससे करते हैं, हम लिखने से और बोलने से करते हैं। तो इस तरीके से हमारे कौशलों को विभाजित किया गया है। और ये जो हमारी अभिव्यक्ति होती है, इसमें बच्चा कैसा होता है, इसमें बच्चा यहाँ पे सक्रिय देखने को मिलता है, सक्रिय तरीके से भागीदारी दिखाता है। तो ये आपके कौशल है, और ये माना जाता है कि टीचर को इन सभी कौशल को किसी भी पाठ को पढ़ाते हुए एक इंटीग्रेटेड तरीके से यहाँ पे पढ़ाना चाहिए। आई होप यहाँ तक का कंटेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें एनसीएफ, एनईपी, कोठारी, एक कमीशन, इन सभी के अंदर हमें भाषा के बारे में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनाता है। अब देखिए एनसीएफ 2005 ने हर विषय के बारे में बताया, और हिंदी विषय के बारे में क्या बताया कि हम लोगों को लैंग्वेज के बारे में ये बताया कि हमें बच्चे को बहुभाषी बनाना है, मल्टीलिंग्विलिज्म बनाना है, और यहाँ पे हमें मातृभाषा का प्रयोग करना है अपनी कक्षा में। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपकी कक्षा में डाइवर्स ग्रुप ऑफ बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके की बोली बोली जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आपको यहाँ पे शिक्षण जो करते हुए आपको कई सारी परेशानी फेस करने को मिलती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो भाषा समझ में ही नहीं आती जो आप पढ़ाना चाह रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो बहुभाषिकता है और बच्चे की जो मातृभाषा है, इसको हमें संसाधन के तौर पे हमें प्रयोग करना चाहिए, एज अ रिसोर्स देखना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा बच्चे को नहीं बोलना कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज़ मत करो, आप अपनी मदर टंग यूज़ मत करो। हमें किसी भी चीज़ को नकारना नहीं है, हमें हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखना है, और इस चीज़ को भी एक संसाधन के तौर पे हमें देखना है। अभी आपको पता है कि एनईपी 2020 आया। अब देखिए एनईपी 2020 में हिंदी भाषा को लेके, और ख़ास करके जो बच्चे की मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, इसको लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग मॉडर्न होने के चक्कर में हम कई बार जो अपना रूट है वो भूलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा एक तरीके से स्ट्रेंथन करने के लिए ये बोला गया कि कक्षा 5 तक, क्लास 5 तक बच्चे को उनकी मातृभाषा में ही आपको इंस्ट्रक्शन देनी है, उनके मदर टंग में ही इंस्ट्रक्शन देनी है, और मदर टंग में ही पढ़ाना है। क्लास 6 से आप मॉडर्न जो लैंग्वेज है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनईपी के अंदर जो यहाँ पे क्लास 5 तक किस मीडियम में इंस्ट्रक्शन देने की बात बोली गई है, तो यहाँ पर हिंदी, या फिर आप कह लीजिए कि बच्चे की जो यहाँ पे मातृभाषा होगी, इसमें इंस्ट्रक्शन देने की बात बोली गई है। इसके अलावा अगर हम कोठारी आयोग की बात करें तो कोठारी आयोग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई भाषा को लेके कि हमें यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र को यहाँ पे अपनाना है। ये जो त्रिभाषा सूत्र है, इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले तो अगर ऐसी जगह जहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी को आप फर्स्ट लैंग्वेज के तरीके से कक्षा में पढ़ाएंगे, सेकेंड लैंग्वेज के तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ाएंगे, और थर्ड लैंग्वेज के तरीके से मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से 3 भाषा बताई गई, और ऐसी जगह जहाँ हिंदी जो है वो नहीं बोली जाती, जैसे कि रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पर आप फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे की जो रीजनल लैंग्वेज है वो पढ़ाएंगे, सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पे बच्चे को हिंदी पढ़ाएंगे, और थर्ड लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से डिवीजन जो है किया गया। ये जो त्रिभाषा सूत्र है कहाँ से आया था, कोठारी कमीशन से आया था। अब इसके अलावा इतना आई होप अगर आपको समझ में आ गया है। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं आपके साथ कुछ अधिगम अक्षमताओं को डिस्कस करूंगी जो कि आपके हर सब्जेक्ट की पैडागोजी में पूछे जाते हैं। जैसे कि डिसलेक्सिया जो होता है ये आपका पठन से संबंधित होता है, ये रीडिंग से संबंधित होता है। इसके अलावा डिसग्राफिया जो होता है ये लेखन से संबंधित होता है, बच्चे की राइटिंग आपको पढ़ने में नहीं आती, बच्चे ने क्या लिखा है, बच्चे की राइटिंग में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट होता है। डिसकैलकुलिया जो होता है ये आपका गणना से संबंधित होता है, और
भाषा से संबंधित यानी कि हिंदी पैडागोजी या इंग्लिश पैडागोजी में ज़्यादा क्वेश्चन आपको डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपके लैंग्वेज से संबंध रखते हैं। इसके अलावा ऑटिज्म जो है ज़्यादा आपको CDP में दिखेगा, जिसमें बच्चे का सोशल इंटरेक्शन जो होता है, सामाजिक वाग जो होता है, इस पर फ़र्क पड़ता है। ADHD जो होता है वो एकाग्रता बच्चे की जो होती है वो भंग होती है, बच्चा कंसंट्रेटेड नहीं हो पाता, बच्चे में पढ़ने लिखने बोलने की कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चा टिक के एक जगह पे बैठ के नहीं पढ़ पाता। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आपके पेपर में आकलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आप क्या करेंगे? आकलन जो हमें करना है, तो देखिए आकलन के लिए सबसे बढ़िया एक तरीका है CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है, जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आप पूरे साल भर बच्चे का आकलन करते हो और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि जो बच्चे के एकेडमिक, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जो चीज़ें होती है, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक चीज़ें, सबको इंक्लूड करते हो। बट जब हम CCE करते हैं तो हमें यहाँ पे आकलन के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहाँ पे बेस्ट आंसर होता है पोर्टफोलियो, जिसमें हम बच्चे का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं, पूरा का पूरा रिकॉर्ड का एक ब्यौरा रखते हैं, ताकि बच्चे का पता चल सके कि बच्चे का कितना प्रोग्रेस हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन में टिक लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। निदानात्मक होता है जब आप यहाँ पे निदान करते हो, उपचारात्मक होता है जब आप उपचार करते हो। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आपने कोई कंटेंट पढ़ाया, आपको लगा कि बच्चे के कहीं पे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे निदान करोगे। आप एक तरीके से डायग्नोस करोगे, पता करोगे, जैसे डॉक्टर पता करता है कि पेशेंट की बीमारी कहाँ है, आप गैप ढूंढने की कोशिश करोगे कि आपके सेक्शन में और बच्चे के समझने के बीच में कहाँ पर गैप रह गया, और उस गैप को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग देंगे, उपचारात्मक शिक्षण देंगे, जिसमें बच्चे का जो वो गैप है वो खत्म हो जाएगा। तो पहले निदानात्मक ये परीक्षण किया जाता है, फिर उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को TPR के बारे में बता रखा है, जिसे हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं, जो कि एक तरीके से समग्र यहाँ पे भौतिक प्रक्रिया होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की बात करूँ तो जैसा आप कर रहे हो बच्चा वैसा कॉपी करता है, और ये चीज़ हमारी देखने को मिलती है ज़्यादातर हमारी मातृभाषा में। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, आप नोटिस करना, आप जिस तरीके की एक्टिविटी करोगे, जिस तरीके की भाषा बोलोगे, धीरे धीरे बच्चा उसी चीज़ को वहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर आपको TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को बढ़ाना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इन सभी कौशलों में सबसे पहले आप किस चीज़ को अपनाओगे? आप श्रवण कौशल को अपनाओगे। क्यों? क्योंकि बच्चा जिस तरीके से चीज़ों को सुनेगा उस तरीके से बच्चा प्रतिक्रिया करेगा। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है जैसा आप कर रहे हो वैसा बच्चा रिपीट कर रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लोगों को दो टर्म पूछे जाते हैं, आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि आपने हर सब्जेक्ट में यहाँ पे पढ़ा भी होगा। आगमन विधि जिसे हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, जिसमें बच्चा क्या करता है, जिसमें बच्चा एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाता है, यानी कि उदाहरण से नियम की तरफ जाता है। जबकि जो निगमन विधि होती है इसमें हम पहले नियम बता देते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ। यानी कि जहाँ पे जो आगमन विधि है इसमें बच्चा विशिष्ट चीज़ों से सामान्य चीज़ों की तरफ जाता है, जबकि कि यहाँ पे जो निगमन विधि होती है इसमें बच्चा यहाँ पे सामान्य चीज़ों से विशिष्ट चीज़ों की तरफ जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे आगमन विधि में क्या होता है, तो आप बोलोगे उदाहरण से नियम की तरफ, निगमन विधि में नियम से उदाहरण की तरफ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसके अलावा भाषा से संबंधित अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग चीज़ें बोली है, बस हम ये कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि जीन पियाजे ये बोलते हैं कि भाषा बच्चा किस तरीके से सीखेगा, बच्चा यहाँ पे अनुकरण यानी कि इमिटेशन से बच्चा चीजें सीखेगा। इसके अलावा ये शब्द आपको याद होने चाहिए। वाइगॉट्स्की ने क्या बोला, वाइगॉट्स्की ने जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, इन्होंने बोला बच्चा जब सामाजिक अंतःक्रिया करेगा, सोशल इंटरैक्शन करेगा, सिंपल सी बात है, जितना बच्चे का इंटरैक्शन होगा, जितने ज़्यादा लोगों से मिलेगा उतना भाषाई विकास होगा। आप अपने घर के आसपास देखना, जो बच्चे ऐसे फैमिली जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनका डेवलपमेंट जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट होता है न्यूक्लियर
फैमिली के कंपैरिजन। अब आप कहेंगे कि ये कंपैरिजन चल रहा है, अब इसका रीज़न क्या है कि जॉइंट फैमिली में बच्चा बहुत सारे लोगों को एक साथ बोलते हुए या फिर पूरा दिन भर किसी ना किसी के साथ कनेक्ट फील करता है। तो यहाँ पे वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि जितना बच्चा सामाजिक अंतक्रिया दिखाएगा उतना बच्चे में भाषाई विकास होगा। और यहाँ पे स्टीफन क्रैशन भी बोलते हैं कि अगर बच्चे के अंदर भाषा अर्जन आपको कराना है, ये भी एक स्वाभाविक क्षमता मानी जाती है जिसकी मदद से बच्चा दुर्ते भाषा का भी यहाँ पे अर्जन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को करनी थी यहाँ पे हिंदी पेडागोजी के अंदर। आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। इसके अलावा देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग यहाँ इंग्लिश पेडागोजी की, मैथ्स पेडागोजी की ये सभी वीडियोस भी देखिएगा जो कि आपको यहाँ पे मदद करेगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।